Hello students, welcome back. Students, in the last lecture, we discussed how to draw Lewis dot structure of different molecules. तो हमने Lewis dot structure बनाना सीख लिया था लास्ट लेक्चर में. अब देखो Lewis dot structure जब हमने बनाए थे तो हमने सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या दिखाया था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है एटम्स के बीच में. ठीक है. तो कई तरह के एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेता है. ऐसे ही ऑक्सीजन जो है वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेता है इस तरीके से. ठीक है. ऐसे ही कार्बन जो है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और मीथेन का मॉलिक्यूल बना लेता है इस तरीके से. तो अलग अलग तरह के एटम्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके और कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं. तो हमारे पास अलग अलग तरह के एटम्स थे जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना सकते थे. लेकिन अब ये देखो 10th क्लास में आपका ये चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड बना रहा है ना शेयरिंग से, तो हाइड्रोजन का चैप्टर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया 10th क्लास में. ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना लेता है तो ऑक्सीजन का चैप्टर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम कार्बन का ही चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं. क्योंकि कार्बन जो है इसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी, एक स्पेशल पावर है. क्या पावर है इसके अंदर, कार्बन का जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसमें जो इसने ये 4 बॉन्ड बनाए, ये बॉन्ड जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल हैं बाकी मॉलिक्यूल से. कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स के कोवलेंट बॉन्ड से एक्स्ट्रा स्टेबल होता है और यही स्टेबिलिटी इसको एक स्पेशल पावर दे देती है. क्या पावर दे दी, इसके कंपाउंड्स जो हैं वो बाकियों से ज्यादा स्टेबल है. तो क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है इस वजह से ये जो भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा. तो कार्बन ने यहां पर 4 बॉन्ड बनाए. अब देखो कार्बन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर कर ले तो भी ये अपनी चेन को एक्सटेंड कर लेता है और इस तरीके से इसका ये कंपाउंड भी स्टेबल हो जाता है. इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड C2H6 मतलब ईथेन. तो कार्बन ने एक हाइड्रोजन की जगह दूसरा कार्बन एटम जोड़ लिया अपने साथ. अब इसकी चेन में कितने हो गए, यहां तो थे CH4, अब इसकी चेन में हो गए 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन की चेन बन गई है. तो ये मॉलिक्यूल जो है ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है. फिर अगर एक और कार्बन एटम जोड़ दिया जाए इस चेन में, 3 कार्बन एटम हो जाए तो वो मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो जाएगा. तो 3 कार्बन एटम इस तरीके से जोड़ लो तो ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल हो गया. ठीक है. ऐसे ही एक और कार्बन एटम जोड़ लिया जाए तो ये मॉलिक्यूल भी स्टेबल रहेगा, ये भी बनेगा. तो कार्बन एटम जो है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड जो बनाता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू अदर एटम्स. Therefore, the carbon atom has a tendency to combine with itself. खुद जैसे दूसरे एटम के साथ ही कंबाइन कर लेता है और अपनी चेन बना लेता है. ठीक है. तो चेन बना ली इसने इस तरीके से. अब इस चेन को आप कितना भी बढ़ाते जाओ ये चेन बड़ी होती जाएगी और मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा. स्टेबल रहेगा तो उसकी फॉर्मेशन हो सकती है. इसी वजह से ये कार्बन एटम जो है वो कंबाइन करते 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 इतनी बड़ी चेन कर लेता है कि आज के टाइम पे हमें इसके 3 मिलियन कंपाउंड्स नोन हैं. 3 मिलियन कंपाउंड्स अकेले कार्बन एटम के हम जानते हैं. 3 मिलियन का मतलब हो गया 30 लाख कंपाउंड. 30 लाख कंपाउंड अकेले कार्बन एटम के हमें पता है. तो बाकी सभी एलिमेंट्स जो भी हैं पीरियोडिक टेबल में अगर उन सबके कंपाउंड्स को जोड़ लो तो बाकी सभी एलिमेंट्स के इतने कंपाउंड होते हैं और यहां पर कार्बन के अकेले के इतने कंपाउंड हैं. तो यहां पर हमें क्या पता चला कि कार्बन जो है उसके अंदर एक स्पेशल पावर है, एक स्पेशल एबिलिटी है. तो इसी वजह से आज हम पढ़ने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम. कार्बन जो है उसकी एक एक्सेप्शनल नेचर है, उसकी एक एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेचर दिखा रहा है वो अपनी, और इसको हम पढ़ने वाले हैं वर्सेटाइल नेचर. वर्सेटाइल का मतलब सबसे डिफरेंट. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. तो देखो बच्चों
कार्बन जो है इसके एटम्स आपस में कंबाइन करके स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था, कार्बन के एटम्स जोड़ते जाओ, ये एक कार्बन एटम का कंपाउंड है, ये दूसरे के साथ जुड़ गया तो इसकी चेन बन गई, ये तीसरे के साथ जुड़ गए तो एक और चेन जो है वो बड़ी हो गई कार्बन एटम ऐड होने की वजह से, एक और कार्बन एटम जोड़ दो और चेन बड़ी हो गई। तो इस तरीके से आप कार्बन एटम जोड़ते जाओ और इसकी चेन लेंथ बढ़ाते जाओ, ये सभी मॉलिक्यूल स्टेबल रहेंगे। तो कार्बन के साथ जुड़ के स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेता है। एक तो ये एबिलिटी आ गई। दूसरे एटम्स ऐसा क्या कर पाते हैं? दूसरे एटम्स इसी तरीके से क्या चेन बना पाएंगे? तो कार्बन के बाद एक एलिमेंट आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी कार्बन फैमिली का ही है। कार्बन से नीचे एलिमेंट जो लिखा होता है दैट इज सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 14 की बात कर रहा हूं। ग्रुप नंबर 14 में कार्बन से नीचे एलिमेंट आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है ये 8 एटम्स जोड़ सकता है, 8 से ज्यादा नहीं जोड़ सकता, ठीक है। और सिलिकॉन का जो बॉन्ड है वो कार्बन के जितना स्टेबल नहीं होता। तो सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो एक तो कार्बन के जितने स्टेबल नहीं होंगे, और दूसरी बात सिलिकॉन जो है वो 8 सिलिकॉन एटम से ज़्यादा नहीं ऐड कर पाएगा अपनी चेन में। तो कार्बन जो है उसके तो कितने भी कार्बन एटम्स आप जोड़ दो चेन के अंदर वो स्टेबल रहते हैं, लेकिन सिलिकॉन ऐसा 8 सिलिकॉन एटम्स के बाद में शो नहीं कर पाता। तो कार्बन अकेला ही एक ऐसा एलिमेंट आ गया जिसके अंदर इतनी बड़ी चेन बनाने की एबिलिटी हो गई। चलो अब देखो दूसरा, ये ब्रांच्ड कंपाउंड्स भी बना लेते हैं, ब्रांच्ड चेन। अब ये ब्रांच चेन क्या होता है? तो देखो एग्जांपल, जो स्ट्रेट चेन तुम यहां बना रहे थे इसके अंदर साइड में एक चेन और लगा दो। तो जैसे ये स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन एटम है इसमें, तो मैंने एक साइड में कार्बन एटम लगा दिया इस तरीके से, तो ये कंपाउंड जो है वो कहलाएगा ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड भी बना देता है कार्बन। तो भाई इसका कोवलेंट बॉन्ड तो हर कहीं पर स्टेबल रहेगा ना, कार्बन कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हर जगह पर स्टेबल है। तो इस वजह से ये ऐसे कंपाउंड्स भी बना लेता है जिसमें ब्रांच निकली हुई हो। और एग्जांपल देख लो, 4 कार्बन एटम है, साइड में ब्रांच निकली हुई है, तो ये हो गया ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, बॉन्ड हर एक कार्बन 4 ही बनाएगा भाई, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना देना। देख लो यहाँ पर ये भी 4 बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है और ये भी 4 बना रहा है, तो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। तो ब्रांच चेन का एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं, एक 5 कार्बन एटम है इसमें, ठीक है, बीच में एक ब्रांच लगा दी हमने इस तरीके से, तो ये हमारी स्ट्रेट चेन हो गई। और ये साइड में एक ब्रांच निकली हुई है, तो इसको बोलेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड्स। तो देखो कार्बन स्ट्रेट चेन तो बना ही रहा था, इसके अलावा ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स भी बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गए दूसरे एग्जांपल। अब इसके बाद में देखो ब्रांच चेन का एग्जांपल आ गया। दूसरी एबिलिटी होती है कार्बन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। इसके कई कंपाउंड्स ऐसे मिलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो डबल या फिर कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड्स भी बना लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बन गया। इसमें तो 2 ही कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम का बना लो। अब तीन बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन, ये एक बॉन्ड बना रहा है इसके साथ 3 हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड आ गया यहां पर इन 2 कार्बन के बीच में। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है यहां पर। और एग्जांपल देख लो, CH C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। तो इधर मैंने लगा दिया H यहां पर एक हाइड्रोजन इधर, ये हो गया कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में और जो अभी यहां बनाया था इस कंपाउंड में सभी में क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
तो ये भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके अंदर। कौन सा मल्टीपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और ये भी स्टेबल कंपाउंड होते हैं, तो इनकी फॉर्मेशन भी कर लेता है कार्बन एटम, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जांपल देख लो अब। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच। तो ये एक हो गया कंपाउंड जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना रहा है, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, सी एच एच एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। तो ये कंपाउंड बना लेता है कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो ये इतने सारे कंपाउंड्स जो हैं, जिसमें किसी में डबल बॉन्ड आ गया, किसी में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, किसी में ब्रांच निकली हुई है, कोई स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, 3 तरह के तो ये कंपाउंड हो गए। अब देखो चौथा, फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी आ जाती है, इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, स्ट्रेट चेन। हेट्रो एटॉमिक। तो कार्बन जो है इन सभी कंपाउंड्स में, तीनों में क्या कर रहा था? कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन कार्बन के पास एक और स्पेशल एबिलिटी होती है कि ये दूसरे एटम्स के साथ भी जुड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल का मॉलिक्यूल, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ये बना लेता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये मॉलिक्यूल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ये भी स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं एल्कोहल। ऐसे ही CH3COOH, जिसको आप बोलते हो एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में भी क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहां पर भी कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये कंपाउंड भी स्टेबल होता है, घर में यूज करते हैं, इसको सिरका बोला जाता है। तो कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही नहीं, बल्कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इसका कोवेलेंट बॉन्ड उनके साथ भी स्टेबल रहता है। तो क्योंकि इतनी सारी पॉसिबिलिटीज आ गई कार्बन के बॉन्ड बनाने की, इस वजह से इसके कंपाउंड्स का नंबर बढ़ता चला गया। तो 30 लाख कंपाउंड्स या 3 मिलियन कंपाउंड्स इसी वजह से बन जाते हैं, बिकॉज कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद इटसेल्फ, मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद अदर एटम्स। अदर एटम्स को बोला जाता है हेट्रो एटम। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। एक तरह का कंपाउंड और रह गया अभी, दिस इज फिफ्थ कैटेगरी। कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स भी बना लेता है। जैसे कि ये कंपाउंड देखो, कार्बन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा और इसने रिंग बना लिया, तो इनको बोला जाता है रिंग चेन कंपाउंड्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रिंग चेन, रिंग बन गई इसके अंदर, तो रिंग चेन कंपाउंड्स। और एग्जांपल देख लो रिंग चेन के, 4 मेंबर्ड रिंग जिसमें 4 कार्बन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग बना लेगा कार्बन इस तरीके से, जिसमें 5 कार्बन एटम रिंग के अंदर प्रेजेंट होंगे। 6 मेंबर्ड रिंग बना लेगा कार्बन एटम। तो इस तरीके से रिंग चेन जो है वो भी बन जाती है कार्बन एटम की। तो अब देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटी हो गई, कार्बन के कितने सारे कंपाउंड्स बन गए। और ये सारे कंपाउंड्स क्यों बन गए? क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड था वो कैसा था? स्टेबल था। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाया कार्बन ने वो स्टेबल बॉन्ड बनाया, इस वजह से इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेता है कार्बन। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो अब हम इसको यहां पर लिखते हैं, कार्बन shows a versatile nature due to its ability to form a strong and stable covalent bond with itself as well as with other atoms। तो अब यहां पर लिखते हैं हम, कार्बन shows a versatile nature due to its ability to form a strong covalent bond which is
stable, full stop. Due to this, it forms a large number of compounds. एग्जाम्पल लिख लेते हैं. सबसे पहला है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के एग्जाम्पल, तो पहले तो एक लाइन लिख लो. कार्बन एटम joins with other carbon atom and forms a straight chain. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर ड्रॉ कर देता हूं. कैसी स्ट्रेट चेन बन रही है? तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो है कि सिंगल कार्बन एटम है, इसको चेन नहीं बोला जाएगा. दिस इज अ मॉलिक्यूल. ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारा. फिर चेन कैसे बनती है? जब इसके साथ दूसरा कार्बन एटम जुड़ जाएगा तो अब बोलोगे इसको चेन. ठीक है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो गया तो अब ये दो कार्बन एटम की चेन बोली जाएगी. फिर तीसरे कार्बन एटम के साथ इसको जोड़ दो तो ये हो गई तीन कार्बन एटम की चेन. तो आपने चेन चेन खेला होगा ना. चेन चेन में क्या करते हो? आउट करते जाते हो और चेन को बड़ा करते जाते हो. चार कार्बन एटम जोड़ दिए तो ये हो गया चार कार्बन एटम की चेन बन गई. तो इस तरीके से कार्बन एटम जोड़ते जाओ और एक सीधी चेन बनाते जाओ. पांच कार्बन एटम जोड़ दोगे तो पांच कार्बन एटम की चेन बन गई. तो इसको बोलेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स. सारे के सारे सिंगल बॉन्ड और एक सीधी चेन कार्बन एटम्स की. ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट कैटेगरी. इसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी, ब्रांच चेन कंपाउंड्स. ब्रांच्ड ये हो जाएंगी सेकंड, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स. ब्रांच चेन कंपाउंड्स में क्या होगा? सम साइड ग्रुप आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन. कोई साइड ग्रुप अगर लग जाए स्ट्रेट चेन के अंदर तो उसको बोला जाता है ब्रांच चेन कंपाउंड्स. अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना आप, एक कार्बन एटम और दो कार्बन एटम ये कभी ब्रांच चेन कंपाउंड्स नहीं बनाते. ठीक है, तो मिनिमम तीन कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट रहती है. तुम्हारी जो स्ट्रेट चेन है उसमें कम से कम तीन कार्बन एटम होने चाहिए, तभी ब्रांच चेन कंपाउंड्स बना सकते हो. तो मिनिमम 3 कार्बन एटम इज रिक्वायर्ड. कम से कम तीन कार्बन एटम्स भाई रिक्वायर्ड होंगे टू फॉर्म ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स. तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको भी मैं समझाऊंगा अभी आपको. देखो, टू फॉर्म ब्रांच्ड चेन. एक कार्बन एटम है आपके पास, आपने इसमें कोई साइड ग्रुप जोड़ दिया तो ये साइड ग्रुप जोड़ दिया तो ये तो दो कार्बन एटम हो गए ना, स्ट्रेट चेन बन गई. तो इसको तो ब्रांच चेन बोलोगे नहीं. अच्छा, दो कार्बन एटम है हमारे पास. अब देखो इसके अंदर मैं एक और कोई कार्बन एटम जोड़ देता हूं कहीं पर भी. यहां जोड़ दिया मैंने सपोज, तो ये तो तीन कार्बन एटम बन गए ना. इस कार्बन को चाहे मैं इस कार्बन के साथ जोड़ूं या इसके साथ जोड़ूं, ये तो एक सीधी चेन में ही काउंट होगा. तो एक कार्बन एटम अगर आपके पास है और दो कार्बन एटम अगर आपके पास है तो आपके पास कभी भी ब्रांच चेन कंपाउंड नहीं बनेगा. ब्रांच चेन कंपाउंड कब बनेगा? जब आपके पास कम से कम तीन कार्बन एटम होंगे. तो देखो मेरे पास ये तीन कार्बन एटम थे. ठीक है, इन सब के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ था, लेकिन मैंने बीच वाले कार्बन पे एक कार्बन जोड़ दिया. तो अब देखो ये तो बन गई सीधी चेन. ठीक है, और ये चेन से बाहर रह गया. ये वाला कार्बन एटम चेन से बाहर रह गया तो इसको बोला जाएगा साइड ग्रुप. ये साइड में रह गया, सीधी चेन में नहीं आया, तो इसको बोला जाएगा साइड ग्रुप. तो तीन कार्बन एटम जब आपके पास होते हैं तो साइड ग्रुप जो है वो आप लगा सकते हो बीच वाले कार्बन एटम पे. अब अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर इसको यहां की बजाय यहां लगा दे तो इस वाले कार्बन पे,
तो देखो अगर मैं इस वाले कार्बन पे इसको लगा दूं तो ये स्ट्रेट चेन में ही काउंट हो जाएगा, ये साइड चेन में तो गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो चेन है भाई, आप इसको यहां बनाने की बजाय इधर दिखा दो ना, ठीक है। अगर इसको ऐसे देखते हो तो ये एक सीधी चेन बना रहा है, तो मैं इस कार्बन एटम को यहां बना सकता हूं। तो मैंने इसको यहां पर दिखा दिया कार्बन को, तो ये तो सीधी चेन में ही आ गया ना। तो यहां पर बनाने की बजाय आप इसको सीधा करके देख लो, अगर सीधी चेन बन रही है तो ये आपका स्ट्रेट चेन ही बना रहा है। तो बीच वाले कार्बन पे जब जुड़ी रहेगी तो ही वो साइड ग्रुप में काउंट होगा। अगर इसको यहां पे या यहां पे जोड़ दिया तो भाई वो तो सीधी चेन में ही आ जाएगा फिर। तो अब ये चेन जो है वो स्ट्रेट चेन बन गई, तो इसको साइड चेन या ब्रांच नहीं बोल सकते हम। तो टर्मिनल कार्बन पे नहीं जोड़ना है, बीच वाले कार्बन पे जोड़ना है, तो ही वो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स हैं कार्बन के। चलिए अब हम आ जाते हैं रिंग चेन कंपाउंड्स। रिंग चेन कंपाउंड्स थर्ड कैटेगरी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि भाई कार्बन एटम्स दे जॉइन टू फॉर्म अ साइक्लिक रिंग। रिंग चेन कंपाउंड, the carbon atoms join together to form a cyclic ring are called ring chain compounds. Example, 3 कार्बन एटम थे, इनको इस तरीके से जोड़ दिया और बाकी जगह जो है वो हाइड्रोजन लगा दिया, तो इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए, इसने भी 4 बॉन्ड बना लिए, इसने भी 4 बॉन्ड बना लिए, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तीनों कार्बन एटम का हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो ये हो गया हमारा रिंग चेन कंपाउंड। ऐसे ही देखो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के जब ऐसा रिंग बनाता है 4 मेंबर्ड रिंग, तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया। जो भी लाइन खींच रहे हैं यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो अगर लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए इसका, तो जहां भी तुमने लाइन खींची है, एक लाइन खींची है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, 2 लाइन खींची है तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देना, और 3 लाइन खींची है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनको लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो इसी तरीके से। ये बना दिया मैंने लीविस डॉट स्ट्रक्चर इसका। तो इस तरीके से हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स का। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये साइक्लिक रिंग बना रहे हैं। ऐसे ही 5 कार्बन एटम जो है वो आपस में ज्वाइन होके और 5 मेंबर्ड रिंग बना सकते हैं। ऐसे ही 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो आपस में जुड़ के और 6 मेंबर्ड रिंग बना सकते हैं। तो ये कहलाते हैं रिंग चेन कंपाउंड्स। रिंग प्रेजेंट हो जब किसी कार्बन कंपाउंड के अंदर, तो ऐसे कंपाउंड्स बना देता है कार्बन। और ये कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो इनकी फॉर्मेशन भी हो जाती है। अब देखो चौथा टाइप का कंपाउंड जो कार्बन बनाता है, द कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन के एटम सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नहीं बल्कि मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो दे कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का एक लीविस स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपको। डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन एटम जो है वो चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 2 कार्बन एटम एटलीस्ट आर रिक्वायर्ड। 2 से कम एक कार्बन एटम कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। एक कार्बन एटम कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। इसको डबल बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा कार्बन एटम जो है वो चाहिए ही चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर देखो कार्बन कंपाउंड डबल बॉन्ड बनाएगा, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कार्बन एटम था, इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा कार्बन एटम है, इसके भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये दोनों ही कार्बन एटम क्या कर रहे हैं, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ बस, और हाइड्रोजन है ही नहीं इनके पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। तो अब क्या हो गया, अब भाई इनके सामने जो है वो एक
मुश्किल आगे खड़ी हो गई कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड बना लिया, 2 से इसने बॉन्ड बना लिया, अब ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं, तो क्या करें? तो ये कहते हैं कि भाई पहले तो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर कर लो इसी तरीके से, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गए। अब क्या करें? हमारे पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन और बच गया जो कि अब अनपेयर्ड है, ठीक है, इनका डुप्लेट पूरा हो गया। तो इसका ना तो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ ना इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, तो ये क्या करते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी इधर शेयर कर लेते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए 2 कार्बन एटम्स के बीच में। अब देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड। तो ये बन गया हमारा कंपाउंड C डबल बॉन्ड C। तो इस तरीके से आप इथीन जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर 3 कार्बन एटम है भाई हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। और यहां पर हाइड्रोजन एटम जो है वो कितने हैं? हाइड्रोजन एटम है 8। तो 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है। अब देखो इनकी जो बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करोगे। हर एक कार्बन एटम के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दो इस तरीके से, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में डाल दो कि भाई ये तो शेयर करेंगे ही, बॉन्ड बनेगा ना, तभी तो कार्बन कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा। अब 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन तो मैंने इस कार्बन के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 8 हाइड्रोजन 3 कार्बन पे बांटनी है, तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? 3 3 6 और 2 8, इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन मैंने इसके साथ बांट दी, इसकी 6 हो गई, तो ये हो गई हमारे पास 6 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन बच गई, 2 हाइड्रोजन इधर बांट दी, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अगर हमारे पास 8 हाइड्रोजन है तब तो हमारा कंपाउंड बन जाता है C3H8। लेकिन अगर 6 हाइड्रोजन एटम हो और फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ जाए तो फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें ये वाला तरीका यूज करना पड़ेगा। 6 हाइड्रोजन एटम अगर हमें दे दी जाए तो कार्बन 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 हर एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर एक हाइड्रोजन दो दो बांट दो सभी के साथ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए इनके बीच में, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर हो गए। अब देखो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसके के पास कितने हैं? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो भाई कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट सभी का कंप्लीट है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? अनस्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो कैसे कंप्लीट करें इस ऑक्टेट को? तो एक रास्ता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन अगर अगल बगल वाले कार्बन एटम पे आ जाए तो वो शेयर करके और अपना डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। इस हाइड्रोजन को हटा के कहां शिफ्ट कर सकते हैं? इस कार्बन पे। तो इस हाइड्रोजन को अगर मैं यहां की बजाय यहां पे बना दूं इस कार्बन के साथ, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर सकते हैं? ये अपने दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से शेयर करेंगे तो क्या हो गया? अब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, सभी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा। तो ये कंपाउंड जो है वो क्या बन गया? अब C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड, बाकी जो है वो हाइड्रोजन लगा दो इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल और इसमें आ गया डबल बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H6। तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम कैरी करता है। तो इस तरीके से आप लीविस डॉट स्ट्रक्चर जो है वो इनका बना के दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया डबल बॉन्ड। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी बना लेता है कार्बन एटम। तो देखो दूसरा ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, यहां पर 2 कार्बन एटम जो है वो कम से कम चाहिए इसके केस में भी। 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड।
टू फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड। तो दो कार्बन एटम है भाई, दोनों के पास क्या है, चार चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल है सिर्फ दो, हाइड्रोजन के दो एटम अगर अवेलेबल हो और कार्बन के दो एटम अगर अवेलेबल हो तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब देखो दो हाइड्रोजन थी तो एक हाइड्रोजन मैंने इसके साथ लगा दी, एक हाइड्रोजन मैंने इसके साथ लगा दी, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके बीच में रख दिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है? नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पे देखो, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ना तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां रख देते हैं, दोनों का एक एक। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब क्या कर सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया मैंने और इसका ये इलेक्ट्रॉन ये भी इधर रख दिया। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इसके। इसको देखो 6 इलेक्ट्रॉन 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी कंप्लीट हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन का एग्जांपल। तो मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है कार्बन कार्बन के साथ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर करके। चलिए, तो ये तो हो गई मल्टीपल बॉन्ड। अब हम आ जाते हैं हेट्रो कंपाउंड्स, फिफ्थ टाइप, हेट्रो कंपाउंड्स। हेट्रो कह लो या हेट्रो एटॉमिक कह लो, एक ही बात होती है। हेट्रो कंपाउंड्स का मतलब होता है दो अलग एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, उनके साथ कंपाउंड की फॉर्मेशन। तो देखो एग्जांपल जो है वो लेते हैं हम, कार्बन का एक एटम हाइड्रोजन के 4 एटम्स के साथ और ऑक्सीजन के एक एटम के साथ जो है वो कंबाइन कर लेता है। कैसे कंबाइन करेगा? तो देखो कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास होता है 1। अब बनाओ पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ये किस तरीके से कंपाउंड बना सकते हैं। तो देखो यहां पर कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है। तो हाइड्रोजन कभी बीच में तो जाएगा नहीं, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा, टर्मिनल पोजीशन पे रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा। अगर मैं चारों हाइड्रोजन कार्बन के साथ जोड़ दूं तो फिर ऑक्सीजन कहां जुड़ेगा? ऑक्सीजन को तो जुड़ने की जगह ही नहीं मिली कार्बन के साथ, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड तो बन नहीं पाएगा, ये तो CH4 बन जाएगा। तो इस वजह से क्या करना है, पहले कार्बन के साथ सिर्फ 3 हाइड्रोजन को ऐड करो। तो कार्बन के साथ अगर हम 3 हाइड्रोजन ऐड करते हैं इस तरीके से, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दी। अब देखो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो, तो ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से जुड़ जाएगा। अब एक जो चौथी हाइड्रोजन बच गई उसको हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो इस तरीके से। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। कंपाउंड क्या बन गया? CHHHOH। तो इसको बोलते हैं CH3OH। ये कंपाउंड होता है एल्कोहल, दैट इज मीथेनॉल। तो ये बन गया जिसमें ऑक्सीजन का एटम जुड़ गया कार्बन के साथ। तो यहां पर भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है कार्बन के साथ, लेकिन एक अलग एटम के द्वारा, ठीक है। एक और कंपाउंड देख लेते हैं। अगला कंपाउंड जो है ये ले लेते हैं C, एक कार्बन एटम, एक नाइट्रोजन एटम और हमारे पास 5 हाइड्रोजन के एटम्स। अब देखो कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होगी। हमें पता है कार्बन के पास जो है वो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 हाइड्रोजन है। अगर मैंने 4 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दिए तो ये नाइट्रोजन के साथ तो जुड़ेगा नहीं, तो नाइट्रोजन कहाँ जाएगा ऐसी हालत में? तो नाइट्रोजन तो कंपाउंड बना नहीं पाएगा, तो ये स्ट्रक्चर तो गलत हो जाएगा। तो हम 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं कार्बन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन को क्या रखते हैं? अनपेयर्ड। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा, लेकिन अभी कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। अब देखो नाइट्रोजन का एटम जो होता है इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर लें तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर आ जाएगा। अब देखो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए? इसके पास रह गए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है अभी इसके पास। कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कार्बन जो है वो और बॉन्ड नहीं बनाएगा। नाइट्रोजन क्या कर सकता है? नाइट्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। 3 हाइड्रोजन हुए हैं, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जोड़ दो, तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट,
नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, कंपाउंड क्या बन गया CH3NH2, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। ये लोन पेयर रह गया नाइट्रोजन के पास एक जो शेयर नहीं हो पाया। तो इस तरीके से आप हेट्रो कंपाउंड्स भी बना सकते हो कार्बन के साथ दूसरे एटम्स का यूज करके। तो इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेता है कार्बन दूसरे कंपाउंड्स दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, और यही कारण है कि इसके इतने सारे कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हेंस ड्यू टू दीज कॉम्बिनेशन एबिलिटी carbon forms large number of compounds। अब इसका रीजन क्या है, कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे रीजन है कार्बन एटम हैज स्मॉल एटॉमिक साइज and 4 valence electrons by using which it can form 4 covalent bonds, which is stable. Due to this stability, it forms large number of compounds। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखना, स्मॉल एटॉमिक साइज पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, और चारों कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं? स्टेबल। तो इट फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विच इज स्टेबल। ये 2 पॉइंट है जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये हो गया वर्सेटाइल नेचर का रीजन। अब देखो ये जो कंपाउंड्स हमने पढ़े अभी, इन कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करना सीखेंगे अब। ठीक है, वी नीड टू क्लासिफाई दीज कंपाउंड्स दैट इज फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम। तो इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं? एक तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपाउंड, वो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, रिंग बना रहा है, या फिर स्ट्रेट चेन बना रहा है, या ब्रांच्ड चेन बना रहा है, या हेट्रो बना रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन तो था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम क्लासिफाई कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी क्या मतलब होता है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये मतलब है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का। कितने बॉन्ड्स, कितने मल्टीपल बॉन्ड्स वो बना रहा है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो कार्बन कंपाउंड्स जो हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है 2 कैटेगरी में। कौन कौन सी है 2 कैटेगरी? सबसे पहले कैटेगरी है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरी कैटेगरी है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स किसको बोला जाता है? द कंपाउंड्स, या लिखो कार्बन कंपाउंड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड इन देम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड किसको बोला जाता है? कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड
या तो डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। इन देम दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अब यहां पर तुम्हें ये नहीं देखना है कि स्ट्रक्चर जो है वो रिंग बन रहा है या स्ट्रेट चेन बन रहा है या ब्रांच्ड चेन बन रहा है। जो भी स्ट्रक्चर है अगर उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, चाहे भले ही वो स्ट्रेट चेन हो, चाहे भले ही वो ब्रांच चेन हो, चाहे भले ही वो रिंग हो, वो सभी सैचुरेटेड कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल हो गया, ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और इसमें सारे के सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। ये एग्जांपल हो गया, इसमें भले ही ब्रांच आ गई लेकिन अभी भी इसमें क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये कंपाउंड किस कैटेगरी में आ जाएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड की में आ जाएगा। नेक्स्ट देख लो, अभी जो हमने बनाया हेट्रो एटॉमिक या हेट्रो कंपाउंड्स, इसमें सारे के सारे बॉन्ड जो बन रहे हैं वो सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर सभी के सभी सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है या फिर उसके अंदर कोई दूसरा एटम आ गया या स्ट्रेट चेन है या रिंग बन रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड है किसी कंपाउंड में, दैट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अगर डबल बॉन्ड आ जाए किसी भी कंपाउंड में, चाहे जहां मर्जी वो हो, ठीक है, यहां पर अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। आप तो डबल बॉन्ड आ गया, चाहे रिंग में आ जाए, रिंग के अंदर इस तरीके से है, मान लो कि सिंगल बॉन्ड की जगह एक डबल बॉन्ड आ गया यहां पर, ठीक है, तो अब ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए तो वो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में काउंट होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड के अंदर सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, एच सिंगल बॉन्ड, एच। नेक्स्ट एग्जांपल सी ट्रिपल बॉन्ड सी, CH3, ये कंपाउंड हो गया। तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। चलो, अब ये इतने सारे कंपाउंड्स हमने पढ़ लिए, इनका कोई डेली लाइफ में यूज भी है? भाई कार्बन कंपाउंड्स इतने सारे बना रहे हो तो कहीं तो यूज कर रहे होगे ना, तभी तो बना रहे हो, बिना यूज के थोड़ी ना बना सकते हैं। अगर कोई चीज किसी यूज की नहीं है हमारे, तो हम फालतू में टाइम क्यों खराब करेंगे उसके ऊपर। तो देखो, ये कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में भी बहुत यूज होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं हमारी रसोई गैस के सिलेंडर का। हमारी रसोई गैस का जो सिलेंडर होता है, इसके अंदर बताओ कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। सवाल आता है, एनडीए के पेपर तक पूछा जाता है, आईआईटी के पेपर तक पूछ लेते हैं कई बार। एलपीजी सिलेंडर जो है उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, तो आपको ये याद रखना है। सबसे पहली गैस होती है CH4, अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था CHHH। इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है नेचुरल गैस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस। इसको मार्श गैस भी बोला जाता है, ठीक है। इसको CNG भी बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ध्यान रखना, नेचुरल गैस, मीथेन, मार्श गैस, ये सभी इसके नाम हैं। इसका मीथेन भी नाम होता है, मीथेन गैस। दूसरी गैस, ये तो एक गैस है, दूसरी गैस होती है ईथेन, C2H6। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रेट चेन बन गया, 2 कार्बन एटम आ गए। तीसरी गैस होती है प्रोपेन, C3H8। C3H8 कैसे बनाया था, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। 3 कार्बन एटम है, इनको आपस में इस तरीके से जोड़ दो, तो ये बन गया हमारे पास C3H8 का स्ट्रक्चर। और चौथी कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन, C4H10। 4 कार्बन एटम जोड़ दिए, इनके साथ हाइड्रोजन लगा दिए, हर एक कार्बन एटम के 4-4 इलेक्ट्रॉन, 4-4 बॉन्ड जो है वो पूरे कर दिए, ये बन गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। तो हमारा जो रसोई गैस का सिलेंडर है उसके अंदर 4 गैसेस भरी हुई है, और ये चारों गैसेस कौन सी हैं, दे आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चेन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब सवाल ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इन चारों में से सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है सिलेंडर के अंदर। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा अमाउंट में होती है ये C4H10, दैट इज ब्यूटेन, इसका नाम होता है ब्यूटेन। आगे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम। तो आ गया यूज, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड यूज कर रहे हो
डेली लाइफ के अंदर, जो कि कार्बन एटम्स के एक सीधी चेन बनाने की वजह से बनता है। चलो अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे। आप घर पे जो है वो घी खाते होगे, रोटी के लगा के खाते होगे, बूरा में डाल के खाते होगे, शक्कर में डाल के खाते होगे, चूरमा बना के खाते होगे, ठीक है। तो ये जो घी है, ये घी क्या होता है? तो घी आपने पढ़ा था, घी एक कार्बन कंपाउंड होता है, सैचुरेटेड कार्बन होते हैं इसके अंदर एक लंबी सारी कार्बन एटम की चेन होती है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो घी याद रखना, घी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर कार्बन एटम्स जुड़े हुए हैं और ये सभी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, बाकी इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से एक घी का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक सिंगल कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इतने कार्बन एटम नहीं होते, चेन और भी बड़ी होती है, मैंने सिर्फ आपको जो है वो लिंकेज समझाई है कि एक स्ट्रेट चेन बनती है। तो ये हो गया घी का एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट हो जाता है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है, पॉलीइथीन का जो पॉलीमर बनता है वो बनता है इस तरीके से। तो ये एक पॉलीमेरिक चेन होती है। जब इसको लिखा जाता है, इसको अगर हम लिख के रिप्रेजेंट करें तो इसको ऐसे लिखा जाता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ लगा होगा आगे और पीछे और कार्बन एटम्स जुड़े हुए होंगे। तो ये बनता कैसे है? ये बनता है एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से, इससे बनता है पॉलीथीन, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड है? डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज एन अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया। और एग्जांपल, जो वेजिटेबल ऑयल हम यूज करते हैं रसोई में, जैसे कि सरसों का तेल, ठीक है, रिफाइंड ऑयल, ये सभी वेजिटेबल ऑयल्स कहलाते हैं। और वेजिटेबल ऑयल्स की क्या खासियत होती है? इनके अंदर डबल बॉन्ड जो है वो आपको प्रेजेंट मिल जाएंगे। वेजिटेबल ऑयल जितने भी हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, दे आर डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड। क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया इस वजह से इनको क्या बोला जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो देखो घी जो था वो कैसा था? सैचुरेटेड। लेकिन जो सरसों का तेल है और जो रिफाइंड ऑयल है वो कैसा है? अनसैचुरेटेड। तो ये बोला जाता है ना, ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए क्योंकि हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सरसों का तेल खाने से तो किसी ने नहीं बोला होगा कि भाई सरसों का तेल मत खाओ क्योंकि इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है ये घी को स्टोर कर लेती है। घी क्या है? घी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है हमारी ब्लड की आर्टरीज में और वेन्स में। लेकिन ये जो वेजिटेबल ऑयल होता है, जो सरसों का तेल होता है, ये हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं हो पाता। तो आपको कभी भी जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड खाने की वजह से बॉडी के अंदर डिपोजिशन देखने को नहीं मिलेगा और ये जो है वो इसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। तो ऐसा सजेस्ट करते हैं, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि घी कम खाना चाहिए क्योंकि घी एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है और हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो है वो स्टोर हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं फिर आगे हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देते हैं। तो ये था बच्चों आज के लिए, जिसमें हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि कार्बन एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट क्यों बन गया कि इसके कंपाउंड्स जो हैं वो हमें एक चैप्टर की फॉर्म में पढ़ने पड़ रहे हैं। बाकी एलिमेंट्स में ऐसी क्या चीज हो गई कि भाई उनको नहीं पढ़ा जा रहा। तो कार्बन की एक स्पेशल एबिलिटी है, इस स्पेशल एबिलिटी की वजह से इसको एक चैप्टर की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और दूसरी चीज हमने पढ़ी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मतलब उसका जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। दो कैटेगरी बना दी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का एग्जांपल हमने देख लिया, जो हम घी खाते हैं वो होता है एलपीजी सिलेंडर के अंदर, एग्जांपल देख लिया हमने, गैसेस प्रेजेंट है वो हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड का एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल आ जाता है या फिर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो ये था बच्चों आज के लिए। थैंक यू ऑल।